रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उर्दू ज़ुबान के नामवर ड्रामा निगार मिर्ज़ा अदीब का तहरीर करदा ड्रामा जब और अब पढ़ेंगे। मिर्ज़ा अदीब 1914 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि उनका इंतकाल 1999 ईस्वी में हुआ। वो यकबाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में खासी शोहरत रखते हैं। उनके ड्रामों की सबसे अहम खूबी अल्फाज का मौजून चुनाव और रवां और सलीस ज़ुबान का इस्तेमाल है। वो अपने ड्रामों में निहायत उम्दा किरदार निगारी और मुकालमा निगारी करते हैं और उनके मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक होते हैं। मिर्ज़ा अदीब की अहम तसानीफ में आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून और फसीले शब शामिल हैं। जो तहरीर हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो सिन्फ़े अदब के लिहाज से ड्रामा है। ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है करके दिखाना। ड्रामे की कहानी को किरदारों की हरकत व सकनात और मुकालमों के ज़रिए पेश किया जाता है। अब हम इस ड्रामे का मरकज़ी ख़याल देख लेते हैं। इस ड्रामे का मरकज़ी ख़याल ये है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। शोहरत, पैसा और ओहदे सब वक्ती चीज़ें हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा और वक्त बदलने पर लोग भी बदल जाते हैं। अब हम सबक की पढ़ाई की इब्तिदा करते हैं। सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज व तराकीब और उनके मानी दाएं हाथ पर तहरीर कर दिए गए हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। ड्रामे का नाम है जब और अब। इसके किरदारों में शामिल हैं, पहली झलक यानी पहले मंजर में जो किरदार हमें दिखाई देंगे वो है साहिब कुर्सी, चपरासी और साहिब कुर्सी के मदाहीन। मदाहीन मोहब्बत करने वाले, ये चाहने वाले या कदरदान। दूसरी झलक यानी दूसरे मंजर में, इस ड्रामे के दूसरे मंजर में हमें दिखाई देंगे साहिब कुर्सी, चपरासी और पीए। ड्रामे के पहले और दूसरे मंजर में साहिब कुर्सी और चपरासी दोनों मौजूद होंगे, जबकि साहिब कुर्सी के मदाहीन हमें पहले मंजर में दिखाई देंगे, जबकि उनकी जगह पर दूसरे मंजर में हमें उनके पीए दिखाई देंगे। मंजर एक वसी और खूबसूरत कमरा है, यानी एक बड़ा और निहायत खूबसूरती से सजा हुआ कमरा। मकाम कोई भी शहर हो सकता है, जबकि ज़माना वो है जब साहिब कुर्सी कुर्सी नशीन था, यानी जब उनके पास इक़्तिदार मौजूद था, ताकत मौजूद थी या अख्तियार मौजूद था। इस वसी और खूबसूरत कमरे की सबसे नुमाया चीज़ वो चमकती दमकती हुई सुनहरी पायों वाली बुलंद कुर्सी है जो कमरे के दरमियान सजी है और जिस पर साहिब कुर्सी रौनक अफरोज है। अब जिस खूबसूरत और बड़े कमरे का जिक्र किया जा रहा है, उस कमरे में सबसे नुमाया चीज़ जो दिखाई देती है, फौरी तौर पे जिस पे नज़र जाती है, वो एक निहायत खूबसूरत, ऊंची, सुनहरी पांवों वाली चमकती दमकती हुई एक कुर्सी है। ये कुर्सी कमरे के ऐन वस्त में मौजूद है और इस कुर्सी पर साहिब कुर्सी रौनक अफरोज हैं, यानी तशरीफ फरमा है या फिर बैठे हुए हैं। साहिब कुर्सी समझ लीजिए कि इस ड्रामे का मरकजी किरदार है। इनके पास बहुत ताकत और अख्तियार हैं। समझ लीजिए ये किसी महकमे के कोई एक आला अफसर हैं जिनसे रोजाना लोगों को सैकड़ों काम पड़ते हैं। साहिब कुर्सी शानदार शख्सियत के मालिक हैं। बताया जा रहा है कि साहिब कुर्सी की शख्सियत निहायत खूबसूरत और अजीम दिखाई देती है, शानदार दिखाई देती है। उनके चेहरे पर वजाहत और अजमत के आसार हैं। वजाहत एक किस्म का रोब, रौनक या खूबसूरती कह लीजिए, और अजमत बड़ाई, यानी साहिब कुर्सी को निहायत अच्छे तरीके से एहसास है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो ये कुर्सी दी है, यानी जो उन्हें एक इक़्तिदार दिया है, जो अख्तियार दिया है, ताकत दिया है, इसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, बहुत ज़्यादा अख्तियार मौजूद है। बहुत सारे लोगों को उनसे रोज़ाना बहुत से काम पड़ते हैं। यही वजह है कि उनके चेहरे पर एक अज़मत यानी बड़ाई के आसार दिखाई देते हैं।
ان کے ارد گرد کرسیوں پر ان کے مداحین بیٹھے ہیں۔ صاحب کرسی جس خوبصورت کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد اور بھی کرسیاں رکھی ہیں اور ان کرسیوں پر صاحب کرسی کے مداحین بیٹھے ہیں۔ یعنی صاحب کرسی کو چاہنے والے، ان کی قدر کرنے والے، یا ایک طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں ان سے کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے۔ پردہ اٹھتا ہے۔ جب بھی کبھی ہم کوئی ڈرامہ پڑھتے ہیں یا ہم اسٹیج پہ دیکھنے بھی جاتے ہیں تو تیاری کے دوران اسٹیج پہ پردہ گرائے رکھا جاتا ہے تاکہ پردے کے پیچھے ہونے والی چیزوں سے ناظرین آگاہ نہ ہو سکیں، اور جب اسٹیج پر سب کچھ تیار ہو جاتا ہے ناظرین کے دیکھنے کے لیے تب پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ پردہ اٹھانا در حقیقت ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے۔ پردہ اٹھتا ہے، مداحین بڑے احترام کے ساتھ صاحب کرسی سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جب پردہ اٹھتا ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ صاحب کرسی اپنی کرسی پہ رونق افروز ہیں اور ان کے قدردان ان سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلا مداح صاحب کرسی سے: وہ حضور میں نے عرض کیا تھا، یعنی جناب میں نے آپ سے درخواست کی تھی۔ صاحب کرسی: بھول گیا ہوں، معاف کیجئے، کیا ارشاد ہے؟ صاحب کرسی ایک بے نیازی سے جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کچھ کہا تھا لیکن میں اب وہ بات بھول چکا ہوں، مجھے اس کے لیے معاف فرمائیے اور بتائیے کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ پہلا مداح: وہ حضور میں نے کہا تھا نا کہ پرچے کا خاص نمبر شائع ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پیغام کی اشد ضرورت ہے۔ جو پہلے مداح ہیں وہ غالباً کسی اخبار کے مالک ہیں اور جو بھی پرچہ وہ نکالتے ہیں اس پرچے کا وہ خاص نمبر شائع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی پرچے کا جو خاص نمبر ہوتا ہے اس میں خاص شخصیتوں سے پیغام لیے جاتے ہیں یا پھر ان کی تحریروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلا مداح یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ صاحب کرسی نہایت اہم ادبی شخصیت ہیں، لہٰذا اس کے جو خاص ایک پرچے کا اس کا ایک خاص نمبر شائع ہو رہا ہے، اس کے لیے ان کے پیغام کی اشد ضرورت یعنی سخت ضرورت ہے۔ صاحب کرسی خاص نمبر کے لیے خاص شخصیتوں کے پیغام لیجیے۔ صاحب کرسی کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اپنے پرچے کا خاص نمبر نکال رہے ہیں اور میں تو ایک عام سا شخص ہوں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ خاص نمبر کے لیے خاص شخصیتوں کے پیغام لیں۔ پہلا مداح: آپ سے بڑھ کر بھی کوئی خاص شخصیت ہو سکتی ہے؟ یعنی پہلا مداح یہاں پر صاحب کرسی کی تعریف کرتا ہے یا ایک قسم کی سمجھ لیجیے خوشامد کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کون سی شخصیت خاص ہو سکتی ہے۔ پہلا مداح اور صاحب کرسی ہنس پڑتے ہیں۔ پہلے مداح کے جواب پر خود پہلا مداح اور صاحب کرسی ہنس پڑتے ہیں جبکہ باقی مداحین صرف مسکراتے ہیں۔ صاحب کرسی: بہتر مل جائے گا پیغام آپ کو۔ یعنی صاحب کرسی رضامند ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پیغام مل جائے گا۔ دوسرا مداح: میری بات آپ بھول گئے ہوں گے حضور۔ اب جب پہلے مداح کی بات ختم ہو جاتی ہے تب دوسرا مداح میدان میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ میری بات تو بھول ہی گئے ہوں گے۔ صاحب کرسی ہنس کر یہی سمجھ لیں۔ صاحب کرسی اسے ہنس کر کہتے ہیں کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے جو درخواست مجھ سے کی تھی میں بھول چکا ہوں۔ دوسرا مداح: جناب میں نے عرض کیا تھا، یعنی میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کے بارے میں جو کتاب لکھ رہا ہوں وہ کم و بیش مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کے ذاتی حالات والا باب تشنا ہے، ادھر توجہ فرما سکیں تو بہت ممنون ہوں گا۔ اب دوسرے مداح کے جملوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ صاحب کرسی پر ایک کتاب لکھ رہا ہے اور اس کتاب میں وہ ان کے ذاتی حالات زندگی اور آج کل وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس مقام تک پہنچے، یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے۔ اب دوسرا مداح یہ کہتا ہے کہ میں جو کتاب آپ کے بارے میں لکھ رہا ہوں وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، صرف آپ کے ذاتی حالات والا باب تشنا ہے۔ تشنا یعنی ادھورا ہے، یعنی وہ باب جو میں آپ کے ذاتی حالات پر لکھ رہا ہوں، آپ کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کیا کرتے تھے، آپ کی والدہ کیا کرتی تھیں، آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں، آپ نے بچپن کیسے گزارا، آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی، یہ چیزیں مجھے کیونکہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا میں آپ پر لکھی جانے والی کتاب میں آپ کے ذاتی حالات زندگی والا باب ابھی تک نہیں لکھ پایا۔ اگر مجھے اپنے بارے میں آپ یہ معلومات دے سکیں تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا، یعنی شکر گزار یا احسان مند ہوں گا۔ صاحب کرسی کہتے ہیں مسرت انگیز حیرت سے، یعنی ایک ایسی حیرت سے کہتے ہیں جس میں خوشی شامل ہوتی ہے، کتاب مکمل ہو گئی ہے؟ دوسرا مداح: جی ہاں صاحب کرسی، کمال کر دیا ہے آپ نے، بڑے زوروں سے کام کرتے ہیں، مگر میں کیا اور میرے حالات کیا؟ اب صاحب کرسی کہتے ہیں آپ نے تو یہ بہت عظیم کام کر دیا ہے، کارنامہ کر دیا ہے۔ آپ اتنی رفتار سے کام کرتے ہیں کہ اتنی جلدی آپ نے پوری کتاب تحریر کر دی۔
लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरी इतनी औकात क्या, मुझ में ऐसी क्या खास बात है या मेरे हालात में ऐसी क्या खास बात है। दूसरा मद्दाह कहता है साहिब इनकिसारी से काम ना लें, यानी वो साहिब कुर्सी को मुखातिब करके कहता है कि आप इतनी आजिज़ी से काम ना लें। आपके अनगिनत अकीदतमंद आपके हालात जानने के लिए बेताबो बेकरार हैं। कहते हैं आपके लातादाद अकीदतमंद हैं। अकीदतमंद वो अफराद जो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं है, आम मोहब्बत से भी बढ़ी हुई है, अकीदत की हद तक पहुंची हुई है। यानी बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत करने के साथ साथ ये अफराद आपका अदब और एहतराम भी करते हैं। तो वो ये कहता है कि आपके लातादाद जो अकीदतमंद हैं, वो आपके हालात जानने के लिए बेताब व बेकरार हैं, यानी वो बेचैन हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी इस ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किस तरीके से किया और किस तरीके से आप आज जिस मुकाम पर हैं यहाँ तक पहुँचे। मेरा ख़्याल है इस दौर के मकबूल तरीन मुसन्निफ़ आप हैं। अब दूसरा मदाह भी अपना काम निकालने के लिए उनको एक खुशामद करता है उनकी एक किस्म की, और उनसे कहता है कि आप इस दौर के मशहूर तरीन मुसन्निफ़ हैं। साहिब कुर्सी मैं तो कहता हूँ रहने दीजिए इस मामले को। अब साहिब कुर्सी को नहीं लगता कि वो इस काबिल हैं कि उनके बारे में कोई किताब लिखी जाए और उस किताब में उनके ज़ाती हालात ज़िंदगी शामिल हों, लिहाज़ा वो ये कहते हैं कि आप इस चीज़ को रहने दीजिए। दूसरा मद्दाह बड़े जोशो खरोश से, लेकिन दूसरा मद्दाह साहिब कुर्सी की बात को नहीं समझता बल्कि और ज़्यादा जोश और जज़्बे से कहता है, ये कभी नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे कि सब कुछ लिख दिया और ज़ाती हालात नहीं लिखे? अब दूसरा मद्दा ये कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपके ज़ाती हालात ना लिखूं, क्योंकि जो लोग मेरी किताब पढ़ेंगे वो ये कहेंगे कि मैंने सब कुछ लिख दिया और ज़ाती हालात जो इतनी अहमियत के हामिल होते हैं वो नहीं लिखे। इसी दौरान तीसरा मद्दा जेब से पान की डबिया निकाल कर खोल कर साहिब कुर्सी की तरफ बढ़ाते हुए, वल्लाह बात 16 आने दुरुस्त है, यानी वो तायीद करता है दूसरे मद्दा की और कहता है खुदा की कसम ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोग माफ नहीं करेंगे। यानी कहते हैं अगर ज़ाती हालात ज़िंदगी नहीं लिखे गए तो लोग माफ नहीं करेंगे, बुरा भला कहेंगे। दूसरे मद्दाह की तरफ इशारा करके इनके खूब लत्ते लेंगे। लत्ते लेना यानी खबर लेना या बुरा भला कहना। साहिब कुर्सी दूसरे मद्दाह से आप मेरी खाल उधेड़ कर ही दम लेंगे। अब साहिब कुर्सी चूंकि अपने हालात बताना नहीं चाहते, लिहाजा वो दूसरे मद्दाह से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं आपको अपने हालात नहीं बताना चाहता, लेकिन आप जिस हद तक जिद कर रहे हैं मुझे लगता है आप मेरा बुरा हशर करवा कर ही दम लेंगे। दूसरा मद्दाह, डरता हूँ साहिब आपके अकीदतमंद कहीं मेरी खाल उधेड़ कर ना रख दें। दूसरा मद्दाह कहता है साहिब कुर्सी से कि मैं आपसे इतना इसरार इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खौफ है कि कहीं आपसे मोहब्बत रख करने वाले लोग, कहीं आपका एहतराम करने वाले लोग मेरा बुरा हशर ना कर दें। तीसरा मद्दाह, जनाब उनकी आरज़ू ज़रूर पूरी करें, यानी इनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें और इस खाकसार को भी कुछ कहना है, यानी अपने लिए कहता है, अपना नाम आजिज़ी के साथ लेता है कि मैं एक निहायत आजिज़ शख्स हूँ लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। खुदा के लिए अब अपने अकीदतमंदों को मायूस ना करें, हाँ कह दें। यानी उनसे ये कहता है कि आपसे जो लोग अकीदत रखने वाले हैं, आपका एहतराम करने वाले हैं, आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं, अब की मर्तबा उन्हें मायूस मत कीजिए, आप हाँ कह दें। इसी हफ्ते आपके साथ शाम मनाने का एहतमाम हो जाए, यानी कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि इसी हफ्ते में कोई एक शाम आप आकर हमारे साथ गुजारिए जहाँ पर मैं, आप और आपके अकीदतमंद मौजूद हों और कुछ बातचीत हो जाए। साहिब कुर्सी आप बार बार ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब साहिब कुर्सी ये कहते हैं कि आप बार बार मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ एक शाम मनाना चाहते हैं, जबकि मुझे यूं महसूस होता है कि मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं कि आप लोगों के दरमियान बैठूं और आप लोगों के सवालात का जवाब दूं। लिहाजा वो कहते हैं आप बार बार ये बात कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तीसरा मद्दा कहता है शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ, लोग मेरी जान खाए जा रहे हैं, अब हमें मायूस ना कीजिए। आपके मुंह से सिर्फ हाँ निकलने की जरूरत है, सब कुछ हो जाएगा। साहिब कुर्सी, असल मसला मकाला निगारों का है। मकाला निगार कोई भी तहरीर लिखने वाले, मजमून लिखने वाले। तीसरा मद्दा कहता है किसी भी बड़े मकाला निगार का नाम ले लीजिए जो आप पर मकाला लिखने के लिए तैयार नहीं है। अब चौथा मद्दा यहाँ पर मुदाखलत करता है और कहता है कि आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई मजमून लिखना, कोई तहरीर लिखना, ये खुशकिस्मती की बात होगी किसी भी मुसन्निफ के लिए और वो इसे अपनी खुशकिस्मती तस्वुर करेगा। आर्टिकल भी कह सकते हैं मकाला निगार को आप।
सब के सब बिल्कुल। साहिब कुर्सी, अच्छा आप मजबूर करते हैं तो कोई भी शाम मुकर्रर कर लें, हाजिर हो जाऊंगा। यानी वो कहता है अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो आप कोई भी शाम मुकर्रर कर लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तीसरा मद्दा, शुक्रिया, दिलो जान से शुक्रिया, यानी कहते हैं मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। अब चौथा मद्दा कहता है जनाब इनकी लच्छेदार बातें बाद में सुनिए, पहले मेरी अर्जदाश्त पर गौर कीजिए। अब इसी दौरान चौथा मदा ये कहता है कि ये जो लच्छेदार बातें कर रहे हैं, यानी जो खुशामदाना बातें कर रहे हैं, आप इनकी बातें बाद में सुनिएगा, आप पहले मेरी दरख्वास्त पर गौर कीजिए। इस पर पांचवा मदा कहता है हाँ साहब, उनकी रशादार अर्जदाश्त पर गौर कीजिए। यानी कहता है ये जो घुमा फिरा कर आपसे बात करेंगे, चिकनी चपड़ी बातें करेंगे, आप उन बातों पर पहले गौर फरमा लें। सब हंस पड़ते हैं। साहिब कुर्सी फरमाइए। चौथा मद्दा, वो सदारत का मामला था। दिन करीब आ रहा है, याद दहानी करवा चुका हूँ। तो वो उससे कहता है कि जब मैंने आपसे कहा था कि सदारत करनी है आपने एक महफिल की, तो उसका दिन करीब आ रहा है और मैं आपको बार बार याद दहानी करवा चुका हूँ। अब एक मरतबा फिर आपको ये याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पर हाजिरी दी है। साहिब कुर्सी कहते हैं मुझे वो बात याद है और कहिए। चौथा मदा कहता है तशक्कुर, यानी आपका बहुत शुक्रिया। अब पांचवा मदा कहता है अब तो बकौल इनके अपनी लच्छेदार बात कह सकता हूँ। तो हुजूर वो अर्ज जो मुद्दत से फिजाए बेकराम में मौलिक है, खदशा है कि कहीं सर के बल ना गिर पड़े। यानी ये उससे ये कहता है, निहायत खूबसूरत अल्फाज में आप कह लीजिए, बल्कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े खुशामदाना अल्फाज हैं। वो कहता है कि मैं जो आपसे एक तवील मुद्दत से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो मुझे हवा में मौलिक नजर आती है, हवा में उड़ती हुई नजर आती है। और मुझे ये अंदेशा महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हवा में उड़ने वाली जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त से ये किसी दिन गिर ही पड़े, यानी आप इसे पूरा ना करें। तो बंदा परवर, यानी हमसे मोहब्बत करने वाले, नवाजने वाले, हमारी तकरीब में मेहमान खुसूसी बनकर करम फरमाई कीजिए। यानी कहते हैं कि आप जो तकरीब एक मुनक्किद की है, इस तकरीब में आप मेहमान खुसूसी बन के आ जाइए। साहिब कुर्सी जैसा हुक्म, यानी जैसा आप कहें वैसा ही होगा। पांचवा मद्दा, उठकर फर्शी सलाम करता है। साहिब कुर्सी का प्राइवेट सेक्रेटरी कमरे के अंदर आता है। साहिब कुर्सी उससे मुखातिब होते हैं। साहिब कुर्सी, भाई मेहमानों के लिए चाय वगैरह जल्दी करो। प्राइवेट सेक्रेटरी, सर मिठाई या बिस्किट, यानी कहता है साथ में क्या लेकर आऊं, मिठाई या बिस्किट्स। साहिब कुर्सी, मिठाई मंगवाएं। प्राइवेट सेक्रेटरी, राइट सर, यानी बिल्कुल ठीक है जनाब। चौथा मद्दा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बगैर इजाजत के। ये हमारी और हमारे अदब की खुशकिस्मती है कि इस दौर में साहिब कुर्सी की तरफ इशारा करके ये जिंदा हैं। शायद इस वजह से तारीख अदब में हमारा नाम भी आ जाए। अब चौथा मद्दा कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साहिब कुर्सी जैसे बड़े अदीब का आज के ज़माने में पाया जाना हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और चूंकि हम इन्हें जानते हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं, तो शायद इनका नाम जब तारीख में आएगा तो इनके साथ इनकी वजह से हमारा नाम भी तारीख में आ जाए। तीसरा मद्दा, आना चाहिए। पांचवा मद्दा, आएगा जरूर आएगा। पहला मद्दा, इंशाअल्लाह ताला। यानी एक मद्दा जो खुशामद से भरी बातें करता है, बाकी तमाम मद्दा भी उसकी बातों में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसी दौरान चपरासी एक लिफाफा लेकर आता है। साहिब कुर्सी उसे खोलते हैं और उनके चेहरे का रंग किसी कदर मुतगय्यर हो जाता है, यानी किसी कदर उड़ जाता है। दूसरा मद्दा, क्यों हुजूर खैर तो है, यानी कहता है क्यों जनाब खैरियत तो है। पांचवा मद्दा, मामला क्या है जनाब, यानी पूछता है कि आखिर क्या हो गया। साहिब कुर्सी, तबादला हो गया है। सब एकदम, तबादला। अब साहिब कुर्सी उसे कहते हैं कि मेरा तबादला हो गया है, यानी ये जो अख्तियारात मेरे पास मौजूद हैं, ये जो ताकत मेरे पास मौजूद है, या फिर ये जो कुर्सी मेरे पास मौजूद है, अब ये कुर्सी मेरे पास मौजूद नहीं रहेगी, बल्कि मेरी अख्तियारात की जो हद है वो तब्दील कर दी गई है। सब एकदम कहते हैं तबादला। पर्दा गिरता है, यानी जो पहला मंजर है ये इख्तिताम पजीर होता है। अब है दूसरी झलक, यानी दूसरा मंजर। जब पर्दा उठता है तो हमें साहिब कुर्सी ऐसी कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं जिसमें ना तो चमक दमक है और ना जिसके पाए सुनहरी हैं। कुर्सी को यहाँ पर ताकत और अख्तियार की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा जिस कुर्सी पर साहिब कुर्सी अब बैठे हैं तबादला होने के बाद, इस कुर्सी के पास
बहुत ज्यादा ताकत या अख्तियार नहीं है, लिहाजा साहिब कुर्सी के पास भी इस वक्त इक्तदार या अख्तियारात नहीं है। साहिब कुर्सी जो अब महज साहिब हैं, यानी साहिब तो रह गए हैं, इज्जतदार शख्स तो हैं, लेकिन उनके पास अख्तियार नहीं है, एक फाइल देख रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जितनी कुर्सियां बिछी हैं सबकी सब खाली हैं। अब अंदाजा लगाइए जब और अब का। जब उनके पास ताकत थी, अख्तियार था, तो उस वक्त उनके इर्द गिर्द जितनी भी कुर्सियां थी उन पे मदाहीन बैठे थे, जबकि अब उनके इर्द गिर्द जितनी भी कुर्सियां हैं सबकी सब खाली हैं। साहब घंटी बजाते हैं, चपरासी आता है। चपरासी, साहब जी, यानी कहते हैं आपने मुझे बुलाया था। साहब पीए को बुलाओ, यानी जो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है उसे बुलवाता है। चपरासी चला जाता है और जब वापस आता है तो उसके साथ साहब का पीए भी है। साहब पीए से, मैंने एक फहरिस्त दी थी। पीए, मेरे पास है सर। जेब से एक कागज निकालकर उसे पढ़ते हुए, एक साहब अपने रिसाले के खास नंबर के लिए आपका पैगाम चाहते हैं। एक साहब आप पर किताब तसनीफ फरमा रहे हैं, यानी किताब तहरीर कर रहे हैं। उन्हें आपके ज़ाती हालात जानने के लिए आपसे मुलाकात करनी है। एक साहब आपके साथ शाम मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, यानी एहतमाम कर रहे हैं। एक साहब ने सदारत के लिए कहा है और एक और साहब आपको मेहमान खुसूसी बनाने के आरजूमंद हैं, यानी ख्वाहिशमंद हैं। अब पीए अपने पास से अपनी जेब से एक कागज निकालता है, एक फहरिस्त निकालता है जो कि उसे साहब ने ही दी है, और बताता है कि आपने मुझे 5 अफराद के बारे में तहरीर करवाया है कि उन्होंने आपसे इन किस किस सिलसिले में मुलाकात करनी है। साहब कहते हैं फहरिस्त तो मुकम्मल है। पीए, जी सर, यानी यस सर, बिल्कुल ठीक, हाँ वाकई फहरिस्त तो मुकम्मल है। साहब कहते हैं जो साहब भी आए उन्हें रोका ना जाए, यानी साहब कहते हैं इन 5 अफराद ने मुझसे मिलने के लिए आना है, जैसे ही इनमें से कोई साहब आए आप उन्हें मत रोकिए। पीए कहता है बिल्कुल नहीं रोका जाएगा सर, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। यानी पीए ये कहता है कि उन्हें बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा, फौरन आपसे मुलाकात करवाई जाएगी। साहब गेट कीपर से कह दिया है, यानी साहब कहते हैं गेट पर जो शख्स मौजूद है, जो चौकीदार मौजूद है, आपने उसे ये ताकीद कर दी है। पीए कहता है जी ताकीद कर दी है, यानी मैंने उसे कह दिया है कि जो भी आए उसे फौरी तौर पर मिलवाया जाए। साहब कहते हैं ताकीद आज की है, यानी कहते हैं आपने उसे आज हिदायत दी है कि जो भी आए उसे मिलवाया जाए। पीए कहता है नो सर, यानी नहीं सर, जब आपने फहरिस्त दी उसी दिन कर दी थी। कोई साहब आएंगे तो मैं खुद उन्हें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। साहब, बेहतर, लहजे में मायूसी, अच्छा, यानी साहब मायूस हो जाते हैं कि इतने सारे लोगों ने मिलने आना था, तो ये अभी तक आए क्यों नहीं। चपरासी कहता है चाय लाऊं जनाब। साहब कहते हैं अभी नहीं, कुछ देर ठहर जाओ, यानी रुक जाओ। साहब उठकर मुल्हिका बाथरूम में जाते हैं। मुल्हिका जुड़ा हुआ, यानी उसी कमरे में मौजूद जो बाथरूम है, उधर जाते हैं। पीए और चपरासी उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं और जब दरवाजा बंद हो जाता है तो पीए और चपरासी दोनों मुस्कुराते हैं। तो पहले तो पीए और चपरासी उन दोनों उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। पीए, हमारे साहब भी बड़े भोले भाले हैं। यानी पीए कहता है कि जो हमारे साहब हैं ये बहुत सादा हैं, मासूम हैं। चपरासी, हर रोज किन लोगों का इंतजार करते हैं? चपरासी पूछता है कि किसका इंतजार कर रहे होते हैं हर दिन? पीए उसे बताता है उन लोगों का जो इनके मद्दाह थे, यानी इनसे मोहब्बत करते थे, इनके कदरदान थे। चपरासी, क्या थे? पीए कहता है जो उनके खुशामदीद थे, यानी असल तारीफ बता रहा है मदाह की, कि मदाह वो लोग थे जो उनके हकीकतन कदरदान नहीं थे, हकीकतन उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि वो सब के सब खुशामद किया करते थे, उनकी झूठी तारीफें किया करते थे, उनके आगे पीछे फिरते थे, उन्हें इस दौर का सबसे बड़ा मुसन्निफ समझते थे। चपरासी, यहाँ क्यों नहीं आते? साहब बार बार पूछते हैं। चपरासी कहता है तो वो अब क्यों नहीं आते? क्योंकि साहब तो उनका बार बार पूछते हैं, उनका इंतजार करते हैं। पीए कहता है मियाँ तुम इन बातों को क्या समझोगे, यानी तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। हमारे साहब बड़े कीमती आदमी हैं, मगर बड़े दफ्तर में वो जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी बहुत कीमती थी। यानी कहता है जो हमारे साहब हैं ये बहुत आला अखलाकियात के मालिक हैं, बहुत आला इंसान हैं, मेहनती हैं, बहुत बड़ा मकाम रुतबा इन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत की बदौलत। मगर बड़े दफ्तर में वो जिस कुर्सी पर बैठा करते थे, यानी जिनके पास जो उनके पास अख्तियारात थे, वो अख्तियारात बहुत अहमियत के हामिल थे। उसके पाए सुनहरी थे, उस कुर्सी के बड़े अख्तियारात थे।
وہ کرسی راکھ کو سونا بنا سکتی تھی۔ راکھ کو سونا بنانا یعنی اس سے بہت بڑے بڑے کام نکالے جا سکتے تھے۔ تو جو لوگ وہاں آتے تھے انہیں اس کرسی کی چمک دمک لے آتی تھی، یعنی وہ اس وجہ سے آتے تھے کہ صاحب کرسی سے ان کے اچھے تعلقات ہوں گے، تو انہیں جو بھی مشکل کام پیش آئے گا وہ صاحب کرسی سے وہ کام نکلوا لیا کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کرسی کی مدد سے وہ اپنی راکھ کو سونا بنا سکتے ہیں، یعنی اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ چپراسی اچھا، یعنی چپراسی اب سمجھ جاتا ہے، پیے اب یہ کرسی نہ تو اس میں چمک دمک ہے اور نہ اس کے پائے سنہری ہیں۔ اس بیچاری کے مختصر سے اختیارات ہیں، یعنی اختیارات اس کرسی کے بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ ہمارے صاحب لاکھ قیمتی سہی، یہ کرسی قیمتی نہیں، اس لیے ان کی اپنی قیمت بھی گر گئی ہے۔ یعنی ہمارے صاحب بہت اچھے انسان ہیں لیکن یہ کرسی کیونکہ اختیارات والی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے صاحب کی جو قیمت ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے، ان کی اپنی عزت بھی کم ہو چکی ہے۔ پیے خاموش ہو جاتا ہے، صاحب آتے ہیں۔ صاحب پیے سے آپ ذرا نیچے جائیں۔ پیے گیٹ پر سر؟ صاحب کہتے ہیں گیٹ کیپر نے کسی کو روک نہ لیا ہو، یعنی صاحب اس حد تک بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ وہ پیے سے کہتے ہیں کہ آپ خود گیٹ پر جائیے، ہو سکتا ہے چوکیدار نے وہاں پر کسی شخص کو ملاقات سے یا ملنے سے روک رکھا ہو۔ پیے کہتا ہے رائٹ سر، یعنی جی سر میں چلا جاتا ہوں۔ صاحب چپراسی سے کہتے ہیں چائے بناؤ۔ چپراسی کہتا ہے ایک چائے صاحب جی، یعنی آپ کے ساتھ اور تو کوئی نہیں ہے، صرف آپ کے لیے چائے بناؤ۔ صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، کرسی پر بیٹھنے لگتے ہیں اور پردہ گرتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی مستقل نہیں، ہر چیز عارضی ہے۔ طاقت، اختیارات جب تک کسی شخص کے پاس ہوتے ہیں، اس شخص سے لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس سے میل جول رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ اقتدار یا اختیار کسی بھی شخص سے چھن جاتا ہے تب کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ چڑھتے سورج کے سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ سبق مکمل ہونے کے بعد اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ جزو الف ہے، مصنف نے کرسی اور صاحب کرسی کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو پہلے منظر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مصنف کرسی اور صاحب کرسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں اس سوال کا جواب کہ مصنف نے کرسی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایک چمکتی دمکتی سنہری پایوں والی بلند کرسی تھی، یعنی اس کرسی میں یا اس کرسی کے پاس بہت سی طاقت اور اختیارات تھے، جبکہ صاحب کرسی ایک شاندار شخصیت کے مالک ہیں جن کے چہرے پر وجاہت اور عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ جزو بے دیکھ لیجئے، مداح کون لوگ تھے اور صاحب کرسی سے ان کا کیا تعلق تھا؟ تو اس سوال کا ہم جواب تحریر کر سکتے ہیں کہ مداح بظاہر تو صاحب کرسی کے قدردان تھے، لیکن در حقیقت وہ مفاد پرست لوگ تھے۔ وہ صاحب کرسی کی خوشامد کیا کرتے تھے اور ان سے ذاتی تعلق بنانا چاہتے تھے تاکہ ان سے اپنا مطلب نکال سکیں۔ در حقیقت وہ خوشامد کر کے صاحب کرسی سے ان کے اختیارات کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جزو جیم ہے، چپراسی کی جانب سے لفافہ ملنے پر صاحب کرسی کے کیا تاثرات تھے؟ تو اس سوال کا ہم جواب تحریر کر سکتے ہیں کہ چپراسی کی جانب سے لفافہ ملنے پر صاحب کرسی پریشان ہو گئے اور ان کے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو گیا۔ جزو دال، صاحب کرسی ہر روز کن لوگوں کا انتظار کرتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں، صاحب کرسی ہر روز اپنے ان مداحین کا انتظار کیا کرتے تھے جو کہ تعداد میں 5 تھے۔ در حقیقت یہ لوگ مفاد پرست تھے اور اب صاحب کرسی کے پاس نہیں آتے تھے۔ جزو ہے، صاحب کرسی جن لوگوں کا انتظار کرتے تھے وہ ان سے ملنے کیوں نہیں آتے تھے؟ تو سوال کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں، صاحب کرسی جن لوگوں کا انتظار کرتے تھے وہ ان سے ملنے اس وجہ سے نہیں آتے تھے کیونکہ وہ حقیقتاً
साहिब कुर्सी का एहतराम नहीं करते थे, बल्कि उनकी कुर्सी जो कि इक्तिदार की अलामत है, उस इक्तिदार की वजह से उनसे मिलने आया करते थे। जब साहिब कुर्सी से उनके अख्तियार छिन गए, तो उन्होंने साहिब कुर्सी से मिलने के लिए आना छोड़ दिया। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला मुहावरा है रौनक अफरोज होना, यानी तशरीफ फरमा होना या जलवा आरा होना। तो इस मुहावरे का हम जुमला बना सकते हैं, आज हमारे स्कूल में सदर साहब रौनक अफरोज हुए। दूसरा लफ्ज़ है मदाहीन, तो इस लफ्ज़ का हम जुमला बना सकते हैं, महफिल मौसीकी ख़त्म होने पर गुलूकार को उसके मदाहीन ने घेर लिया। अगला लफ्ज़ है अनगिनत, यानी लातादाद, तो इसका जुमला बनाया जा सकता है मेरे अनगिनत दोस्त हैं। मुहावरा है 16 आने दुरुस्त होना, हम इसका जुमला बना सकते हैं, मेरे वालिदैन की कही गई तमाम बातें 16 आने दुरुस्त साबित हुई। अगला मुहावरा है लत्ते लेना, अहमद के देर से घर आने पर उसकी वालदा ने उसके लत्ते लिए। अगला लफ्ज़ अकीदतमंद, अल्लामा इकबाल के बेशुमार अकीदतमंद इस दुनिया में मौजूद हैं। मकाला निगार, 14 अगस्त पर बहुत से मकाला निगारों ने मकाले तहरीर किए। आखिरी लफ्ज़ है आरजूमंद, मैं मदीना जाने का आरजूमंद हूँ। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल जुमलों के मुतरादिफ जुमले सबक में से तलाश करके तहरीर कीजिए। पहला जुमला है साहिब कुर्सी से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो किताब में जो जुमला तहरीर किया गया था वो है साहिब कुर्सी से गुफ्तगू करते नजर आते हैं। दूसरा जुमला है पैगाम की बहुत ज़रूरत है, जबकि किताब में जो जुमला तहरीर किया गया वो है पैगाम की अशद ज़रूरत है। तीसरा देख लीजिए, आपके लातादाद अकीदतमंद, किताब में जो जुमला है वो है आपके अनगिनत अकीदतमंद। चौथा जुमला, उनको खूब बुरा भला कहेंगे, इनके खूब लत्ते लेंगे। पांचवा, मेरी दरख्वास्त पर जरा गौर कीजिए, मेरी अर्जदाश्त पर जरा गौर कीजिए। चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, जबकि किताब में जुमला दिया गया है चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है। मेहमान खुसूसी बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, सातवां जुमला, मेहमान खुसूसी बनाने के आरजूमंद हैं। आप पर किताब लिख रहे हैं, आप पर किताब तसनीफ कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर कीजिए। तो पहला लफ्ज है शख्सियत, जिसकी जमा है शख्सियात। मद्दाह, जमा है मदाहीन। वाहिद असर, जबकि जमा आसार। वाहिद खदशा, जबकि जमा है खदशात। वाहिद मुसन्निफ, जबकि जमा मुसन्निफीन। वाहिद अदब, जबकि जमा अदबियात या फिर आदाब। सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतजाद तहरीर कीजिए। पहला लफ्ज मुसरत, जिसका मुतजाद है अफसोस। दूसरा लफ्ज कीमती, जिसका मुतजाद है अर्जा। तीसरा लफ्ज मुख्तसर, जिसका मुतजाद है तवील। चौथा लफ्ज मेहमान, जिसका मुतजाद है मेजबान। पांचवा लफ्ज दुरुस्त, जिसका मुतजाद है गलत। छठा लफ्ज खुशकिस्मती, जिसका मुतजाद है बदकिस्मती। अब हम इस सबक के अहम नुकात देख लेते हैं। पहला अहम नुक्ता है साहिब कुर्सी के बहुत से कदरदान होना। नुक्ता नंबर 2, साहिब कुर्सी की खुशामदें और आओ भगत।
नुक्ता नंबर 3, साहिब कुर्सी का तबादला हो जाना। नुक्ता नंबर 4, अख्तियारात खत्म होने पर मद्दाहीन का बदल जाना। नुक्ता नंबर 5, साहिब कुर्सी का इंतजार करते रहना। नुक्ता नंबर 6, चढ़ते सूरज के सभी पुजारी होते हैं। अगला सवाल है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक हासिल होता है, अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो जवाब में हम लिख सकते हैं, इस ड्रामे से हमें यह सबक हासिल होता है कि इस दुनिया में दौलत, ताकत और अख्तियार कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। लिहाजा जब भी किसी शख्स के पास दौलत, ताकत या अख्तियार आए, तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके इस ताकत या अख्तियार की वजह से बहुत से मफाद परस्त और खुद गर्ज लोग उसके इर्द गिर्द घूमने फिरने लगते हैं और उसकी झूठी खुशामदें करके उसे ये एहसास दिलाते हैं कि उस जैसा इस रूए ज़मीन पर और कोई शख्स नहीं। ऐसे में साहिब अख्तियार शख्स को चाहिए कि वो ताकत और इक़्तिदार के नशे में डूबकर ऐसे मफाद परस्त लोगों की ख्वाहिशात पूरी ना करे। अगला सवाल है, साहिब कुर्सी के किरदार पर नोट तहरीर कीजिए। तो आप 6 से 7 लाइनों पर मुश्तमिल या ज़्यादा से ज़्यादा 8 सत्रों पर मुश्तमिल एक नोट लिख लीजिए साहिब कुर्सी के किरदार पर, जिसमें आप उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, उसका अखलाक व आदात और दूसरे किरदारों की उसके बारे में राय तहरीर कीजिए। आप ये लिख सकते हैं कि साहिब कुर्सी एक शानदार शख्सियत के मालिक थे, जिनके चेहरे पर एक रोब वक़ार दिखाई देता था। वो अच्छे अखलाक के मालिक थे, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ सादा और मासूम भी थे। यही वजह थी कि जब खुशामदी टोला उनके इर्द-गिर्द मौजूद होता था और अपना मकसद हासिल करने के लिए उनकी झूठी तारीफ़ें किया करता था, तब वो उन लोगों को ना पहचान सके। दूसरे किरदार साहिब कुर्सी के बारे में ये राय रखते हैं कि वो निहायत मासूम और सादा दिल इंसान हैं, जो दूसरे लोगों की, जो मफाद परस्त लोगों की हकीकत को नहीं समझते। इसके साथ-साथ जो उनके मदाहीन हैं, वो बज़ाहिर तो साहिब कुर्सी के बारे में ये कहा करते थे कि वो निहायत काबिल इंसान हैं और उन जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं, लेकिन हकीकतन वो भी साहिब कुर्सी को एक बेवकूफ़ शख्स समझते थे और उनकी झूठी तारीफ़ें करके अपना काम निकालने की कोशिश किया करते थे। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको सबक में मौजूद तमाम चीज़ें निहायत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।